हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको कंप्लीट केमिकल इक्विलिब्रियम करवा चुका हूं। उसकी अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, वो हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आप क्लास 9 10th में भी पढ़ के आए हुए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं 9 10th में, ओलंपियाड की बात कर रहे हैं या फाउंडेशन की बात करें, या जिनका टारगेट है कि मुझे +1 +2 में जाके कोचिंग लेनी है कोटा में या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, तो उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो उसके अंदर अपने आप में ये टॉपिक भी आता है, यानी इवन जो बच्चे 9 10th में हैं वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट होता है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हुए हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। किस वजह से करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो आप कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो समझने वाली बात क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी दो वजह से होती है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, और एक इलेक्ट्रिसिटी होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम किसी मेटल की बात करते हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है, हमारा एसी चल रहा है, इनके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इसको हम बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टर्स बोलते हैं। और जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से सॉल्यूशन को पास किया जाता है, जैसे मान लो NaCl का सॉल्यूशन हो गया, KCl का सॉल्यूशन हो गया। अब मैं जब ये वर्ड बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में आयन आ रहे हैं, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो जो इन आयंस की वजह से अगर कंडक्टेंस हो रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, उनमें से बड़ी इजीली करंट पास हो जाता है, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, यानी और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब अगला क्वेश्चन आता है, सर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हैं? तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट अपने आप को नाम से ही बता रहे हैं कि जो करंट पास ना करे, विच डू नॉट शो कंडक्टिविटी, विच डू नॉट शो कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। तो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, जो करंट ना शो करें, वो क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा शुगर, यूरिया। तो इनके पास आयंस नहीं है, तो ये क्या है, अपने से करंट को पास नहीं करते। तो एक तो हो गए इलेक्ट्रोलाइट और एक हो गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, सारे सॉल्यूशन करंट पास नहीं करते। तो जिनमें से करंट पास हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब अगला क्वेश्चन राइज होता है कि सर इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट आपके बेटा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? विच कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू इट्स आयन, इनटू इट्स आयन, जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं। ठीक है ना? तो कोई पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में। ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं तीन टाइप में बेटा। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये फर्दर तीन टाइप में डिवाइड हो जाता है। किसमें किसमें बताइए? वेरी गुड, आपने पढ़ रखा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर साल्ट। जितने भी साल्ट है हमारे, तो ये इनमें क्या हो जाता है, डिसोशिएट होता है। अब अगला क्वेश्चन फिर अराइज हो जाता है हमारे पास,
सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं और साल्ट क्या है? बेटा एसिड बेस को तो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, यहाँ बस थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे कि एक्चुअल में एसिड कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है। यहाँ हम केवल इतना कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आते ही आपके दिमाग में जो आ जाने चाहिए एग्जाम्पल वो क्या है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 एसेट्रा, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब आप कहेंगे सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों हैं? क्योंकि इनको जब मैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करूँगा बेटा, HCl को जैसे मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस आयन। ये ए क्या जरूर लिखना है, इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्वस का मीनिंग क्या होता है। ये अपने आप में एक बड़ी टर्म है, यानी 15-20 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को समझने में आपको। ये एक्वस क्यों लिखा है वो बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझो कि ये कंप्लीटली अपने आयंस में टूट गए और एरो जो हो रहा है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रही है। इसके पास मान लो 100 आयन थे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के, तो एक 100 के 100 में क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें वो भी क्या है, 100% है। एक मोटा मोटा पॉइंट ऐड कर लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अगला क्वेश्चन फिर आपके माइंड में उठने वाला है, या कई बच्चों के माइंड में उठ गया होगा, सर व्हाट इज दिस, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड समझ आगे क्या आते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल आपके माइंड में तुरंत क्या आ जाने चाहिए, जब भी जैसे ही आए, NaOH, KOH, ये आपके स्ट्रॉन्ग है। ये किस में टूटते हैं कंप्लीटली, अपने आयंस में, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 100% होगा। थोड़ा स्पीडली लिखेंगे बेटा, साथ क्या लिखते जाए बस इन्हें। साल्ट क्या है तुम्हें पता है, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaCl। अब NaCl को वाटर में डालेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और साथ में आपने एक्वस जरूर लिखना है, इसको हम बाद में बात करेंगे क्या होता है। इन सब के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 100% है। यहाँ तक बताओ जिस बच्चे को समझ और ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए, ठीक है, कि भाई साल्ट का एन स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको मैं दे रहा हूँ, इसको बड़े ढंग से समझ लें, क्योंकि अगर यही नहीं समझ आएगा तो आगे के लेक्चर आपको समझ नहीं आएंगे। अभी हम इसके बाद ओस्टोवल डाइल्यूशन ला करने वाले हैं, जो अपने आप में काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, यहाँ तक बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को, क्वेश्चन उठ रहा हो मन में? अभी तक आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है और एक्वस वर्ड का क्या मीनिंग है। एक्वस को तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। नेक्स्ट जो हम आज का टॉपिक करने हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। देखिए बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो कितना डिसोशिएट हो रहा है, यानी उसमें 40% डिसोसिएशन हो रहा है, 60% हो रहा है, 80% हो रहा है, 100% हो रहा है। जिन केसेस में 100% आयंस में टूट जाता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, उनको तो हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग। अब मान लो किसी में केवल 50% ही डिसोसिएशन हो रही है, 60% हो रही है, 70% हो रही है, 80% हो रही है, 90% हो रही है, तो वो वीक एसिड कहलाएंगे, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे, उसमें कंप्लीटली नहीं हुआ। 100 हो गया तो स्ट्रॉन्ग। अब इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। मेरा कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ, CH3COH। अब इसको जब मैं वाटर में बेटा डालूंगा, पानी में डालूंगा, तो ये डिसोशिएट हो जाता है किसके अंदर, एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये किसमें डिसोशिएट हो जाता है, एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। इतनी बात समझे, एक मिनट पहले मुझे टॉपिक कंप्लीट कर लेने दो, फिर आपके डाउट लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, ठीक है, इसमें डिसोशिएट हो गया। अब ये कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ है हमें नहीं पता,
मान लो इसके पास 100 आयन्स थे एसीटेट आयन के और H पॉजिटिव आयन के, मगर उनमें से क्या हुआ, केवल 60% हुआ या 40% हुआ या 90% हुआ, मगर सारा नहीं हुआ, तब क्या कहलाएगा, वीक। अब कितना हुआ है ये निकालने के लिए हमें फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर अभी हम ओस्टोल डाइल्यूशन ला करेंगे तो उसमें अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाऊंगा तुम्हें मैं, कि अगर आपको एसिड की कंसंट्रेशन गिवन हो तो हम वहाँ से कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, ये न्यूमेरिकल भी अभी हम करेंगे। तो एसओ यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे एरो देख रहे हो कौन सा, रिवर्सिबल। तो एक तरह से यहाँ पे डेफिनेशन जो बनती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या बनती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट मे बी डिफाइंड एज in which electrolyte do not completely dissociate into its ion, whereas there is a equilibrium between dissociated ion and undissociated molecule। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब अपना क्वेश्चन पूछ। 100 वाले में नहीं, 100 वाला तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, या तो किसी में 40 भी हो सकता है, किसी में 60 हो सकता है, किसी 70 में। ये न्यूमेरिकल करेंगे ना तो पता चलेगा। तो जितने वीक हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो जिन केस में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो समझ लो वो क्या है, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। वहाँ पे के की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी, वहाँ से अल्फा निकाल लोगे। भाई उस केस में 40% हो रहा है या 70% हो रहा है, वो हम आगे ओस्टोल डाइल्यूशन ला तुम्हें कराऊंगा तो समझ आ जाएगा। पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है ना। अब अलग अलग, जैसे हमने एस्टिक एसिड को वीक में ही क्यों चूज़ किया, तो ये जब साइंटिस्ट ने जब सारे स्टडीज़ की तो उनके बेस पे उन्होंने बताया कि भाई इनमें कंप्लीटली नहीं होती, तो वो हमें मेमोराइज रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे एस्टिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये वीक बेस है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, इस केस में हम एरो कैसे दिखाएंगे, रिवर्सिबल का, ये। अब ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1। मगर जो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रोंग के लिए अल्फा क्या होगा, यानी 100% हो गया। अब इसी में इंटू 100 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन को ही कहते हैं, तो जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया है इंटू 100 कर दो तो वो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स जितने डिसोशिएट हो रहे हैं उतने ही आयन हैं तो एक से एक उतने से कट जाएगा, आपके बचेगा क्या, अल्फा 100। मैंने आपको अभी यही बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की परसेंटेज क्या होगी, 100%। मगर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पे 100% नहीं आएगा। यहाँ तक बताइए जिस बच्चे को डाउट हो। क्लियर है सबको, यहाँ पे हर एक चीज़ नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। और जो बच्चे बेटा ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर हम इसके आगे बात करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको क्लियर किया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं और वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 100%। मगर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है बिटवीन द डिसोशिएटेड आयन एंड अनडिसोशिएटेड आयन। अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, और अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 100% से कम होगी। तो उनको हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है रे बच्चों। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। तो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये भी दो टाइप का होता है, ये दो ही टाइप का लेंगे क्योंकि साल्ट जनरली हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसमें हम कहते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस। अब इनके एग्जाम्पल तुम्हें मेमोराइज करने हैं कि कौन कौन से वीक एसिड हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। वीक एसिड आती है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एसिटिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल आना चाहिए आपके दिमाग में HCN। तीसरा आ जाना चाहिए कार्बोनिक एसिड, आ जाना चाहिए कार्बोनिक, कार्बोनिक हाइड्रोजन साइनाइड। और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक
और जब बेस की बात करते हैं तो बेस में आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे कुछ क्या हैं, वीक इलेक्ट्रो वीक आपके क्या हो गए बेस, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोक्साइड, और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं नाम क्यों लिख रहा हूँ कि कई बच्चे बस इनके नाम भी नहीं याद करते, नाम याद होना पता होना चाहिए कि भी बोलते क्या हैं। तो आपको जो याद करने वाली बात है कि वीक एसिड आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, आपका वीक एसिड एस्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड। वीक बेस का कोई एग्जांपल बोल दे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिए। क्लियर है सबको? कर दूँ रब? हाँ जी, पलक लिख लिया? लिख लो, जल्दी लिख लो। अब इसके बाद जो हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। और ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ जनरली किसके लिए होता है? ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कहाँ करते हैं? वीक में। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हेडिंग आप लोग दे दीजिए। आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है, और क्लास टेस्ट जब टीचर लेता है जनरली तो यहाँ से कुछ ना कुछ या तो न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर डेरिवेशन आ जाती है। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हो। मान लो मैंने एस्टिक एसिड ले लिया, यहाँ पे आप कोई भी एसिड ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एस्टिक एसिड ही लेना है, मगर लेना वीक है। तो इसको ही हमने वाटर के साथ क्या किया, डिजोल्व किया, तो ये किस में डिसोशिएट हो गया, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव। आप चाहे यहाँ पे H पॉजिटिव एक्वस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है कई बच्चों को, ये वाला स्टेप इनिशियल कंसंट्रेशन। बेटा आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है बस। और कुछ बच्चों को जो डिफिकल्टी लगता है वो केवल ये दो लाइनों में डिफिकल्टी, अगर ये आ गया समझ तो आगे सब कुछ आ गया। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दें। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन मैं इसकी कह रहा हूँ C, ठीक है ना। वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लेते हम, क्यों नहीं लेते? वाटर जनरली क्या होता है हमारा, एक्सेस में होता है। तो इसलिए अगर कोई चीज़ एक्सेस में होती है तो उसकी कंसंट्रेशन को स्टडी नहीं किया जाता, तो वाटर को हम छोड़ देते हैं। और प्रोडक्ट तो हमारा बना ही नहीं है। जब इनिशियल की बात करें यानी रिएक्शन कहाँ पड़ी हुई है, बिल्कुल अभी शुरू होने वाली है, यानी केवल क्या है वहाँ पे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो। ठीक है। अब हम कहते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने पिछला केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था और अब जो हम कर रहे हैं, दोनों में एक चीज का अंतर है। अभी तक हम बोल रहे थे एट इक्विलिब्रियम, पीछे भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, सी माइनस अल्फा करेंगे, अब भी वही करने जा रहे हैं। अंतर क्या है, अब हम क्या बोल रहे हैं, डिसोसिएशन। अब हमें नहीं पता कितना डिसोशिएट हुआ है, 40% हुआ है, 50% हुआ है, वो नहीं पता। तो मगर जब डिसोशिएट करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C माइनस सी अल्फा। अब आप में से 90% बच्चों को ये नहीं समझ आता कि सर ये क्या चीज़ है, ये बताओ आप पहले, ये कहाँ से आया, ये है क्या? तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है बेटा। पहले इसको समझो। मान लो मैं कह रहा हूँ मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है। मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 2 मोलर है। सपोज करिए, ठीक है, या 1 मोलर है। मैंने कहा इसमें से 20% डिसोशिएट हो गया। क्या कहा, 20%। तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे सर 2 - 2 × 20/100।
यही करोगे? अरे यही करोगे मुझे बताओ, यही तो करोगे ना? तो वही है, मान लो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? C और मैंने कहा यार इतने परसेंट डिसोशिएट हुआ, कितना? पता नहीं, मगर किसका? C का। तो ये अल्फ़ा तो हम जब निकालेंगे भाई 40% निकलेगा, 50 निकलेगा, 60 निकलेगा, क्या निकलेगा ये तो न्यूमेरिकल करेंगे तब पता चलेगा। तो C में से हमने क्या कर दिया? C माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसका? C का। अब जितना यहाँ डिसोशिएट होगा, उतना ही तो प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगा, तो क्या हो गया? C अल्फ़ा और ये भी क्या हो गया आपका? C अल्फ़ा। यानी आफ्टर डिसोसिएशन जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो C माइनस C अल्फ़ा है। एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन C अल्फ़ा है और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी क्या है? C अल्फ़ा है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए। तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैसे निकालते हैं? आपने भी पहले भी किया था। पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CH3CO नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव। पहले हमने क्या लिख लिया? प्रोडक्ट को लिख लिया। ध्यान से देख भाई उदित, यहाँ ध्यान से देख। तो ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है ना? ये प्रोडक्ट है, पहले हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। फिर क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट। तो अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? एसिटिक एसिड CH3COH। पहले अब रिएक्टेंट आ गया, ध्यान से देखना बड़ा। यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत होती है कई बच्चों को। ऐसे जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वाटर की कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि वो एक्सेस में है। तो अब क्या हो जाएगा? जब ये आपका, अब ये वाला वाटर चला जाएगा इधर के साथ, तो के एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और उसको जब एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के ए मेरा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या है ये? डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड के केस में, क्योंकि यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया है बेटा, वो लिया है वीक एसिड का, तो इसीलिए इसी डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं? एसिडिटी कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं? एसिडिटी कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और एसिडिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये के हो गया। के ए क्या हो गया? CH3COO नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव अपोन में CH3COOH। अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको डेरिवेशन में इस्तेमाल नहीं होता मगर तुम्हें नॉलेज के लिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा, अगर इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो के ए की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने कहा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो जो रेशो आएगा वो बड़ा आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, तो के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। अब यहाँ से एक रूल बनता है बड़ा शानदार, +2 में आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो आपको 2 एसिड दे दें और दोनों की के ए की वैल्यू दे दें और पूछे कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो बिल्कुल आसान सा जवाब होगा, जिसकी के ए की वैल्यू ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे एक रूल निकल के आता है, हायर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर इज एसिड, स्ट्रॉन्गर इज, यानी उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो डिसोसिएशन एक की तरफ जाएगा, जितना वीक होगा उतना एक से कम होता जाएगा, ठीक है ना? तो के ए की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हम ये डाटा पुट कर देते हैं। कैसे डाटा पुट करेंगे बेटा? अब के ए मेरा क्या हो जाएगा? अब CH3CO नेगेटिव कितना है? C अल्फ़ा। ये भी क्या है? C अल्फ़ा, हाइड्रोनियम है। और प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या है? C माइनस C अल्फ़ा। तो इसको ऐसे लिख दें, C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ C कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फ़ा। C से C क्या हो गया? कट गया। तो जो मेरे पास के ए आ गया बेटा, वो क्या आ गया? के ए आ गया C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ यही आपका क्या है? ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ की डेरिवेशन है। तो कोई पूछे आपसे के ए क्या है, तो के ए क्या है? C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अब
कई बार क्या होता है जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हो जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो अल्फा इज़ वेरी, वेरी लेस देन 1, या फिर जिस केस में अल्फा की वैल्यू काफ़ी छोटी होगी, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, तो उसको 1 के कंपैरिज़न में क्या कर सकता हूँ? नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। कहाँ से करूँगा नेग्लेक्ट? न्यूमरेटर से करूँगा या डिनोमिनेटर से करूँगा? डिनोमिनेटर। तो नेग्लेक्टेड अल्फा फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से हम क्या कर देंगे? इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा के ए क्या बन जाएगा बेटा? के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास जो फार्मूला आ गया, जो हमें याद करना है और ज़्यादा हम जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेंगे? सी अल्फा स्क्वायर। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। अभी पूरा टॉपिक को लेंगे, भागने की लगी रहेगी बस। तो के ए क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ तक सबने नोट कर लिया? तो आपने अगर यहाँ नोट कर लिया, तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर क्या हो गया बेटा? के ए अपॉन सी। और अल्फा क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। तो एक तो आपको फार्मूला अल्फा का ये याद करना है कि अल्फा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। अब मुझे बताओ के ए क्या है? एसिडिटी कांस्टेंट। तो एक फिक्स वैल्यू है। अब यानी वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे? सी। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी। ठीक है ना? तो यहाँ से एक हमारा फार्मूला डेफिनेशन बन गई कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको यहाँ से पूछे ना डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग तो ये डेफिनेशन देनी है आपने। तो आपको अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मे बी डिफाइंड एज इक्वल टू, may be defined as inversely proportional to, inversely, degree of dissociation may be defined as inversely proportional to square root of concentration, square root of concentration। तो एक तो डेफिनेशन आपकी ओस्टवल डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये बनती है। एक आपको अगर पता हो कि सर कंसंट्रेशन जो होता है वो n अपॉन वी होता है, ये आपको सबको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर हम 1 मोल के लिए बात करें, फॉर 1 मोल, तो सी किसके इक्वल हो जाता है? 1 अपॉन वी। तो और वी किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन सी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक तरह से ये क्या है? 1 अपॉन सी है। इस 1 अपॉन सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? के ए इंटू वी। क्या मैं अल्फा को ऐसे लिख सकता हूँ? अल्फा क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ के ए इंटू वी। वी कहाँ से आया? 1 अपॉन सी की जगह। अब वी क्या है? वॉल्यूम है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है और कहते हैं डिफाइन करो, तो आप ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ये डेफिनेशन भी देते हैं। कोई कहे ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ को डिफाइन करो, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी अगर 1 मार्क्स में आता है। अगर ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 3 मार्क्स में आता है, तो आपको ये सारी की सारी डेरिवेशन क्या करनी पड़ेगी? डिराइव करनी पड़ेगी। तो आज यहाँ तक करके आइए। कल मैं आपको इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के न्यूमेरिकल के ऊपर हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।